हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे एसईओ के बारे में, जो कि है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग में होंगे या जो उसकी स्टडी कर रहे हैं, उनको एक बात का ज़रूर पता होगा कि जो एसईओ होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है डिजिटल मार्केटिंग का, एफिलिएट मार्केटिंग का। इसी टेक्निक के ज़रिए जितने भी आपके जो जितने भी आपके जो कस्टमर्स हैं या जितना भी आपका जो ट्रैफिक आपकी साइट में आता है, वो एसईओ के ज़रिए ही आता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे आप देखते हैं द प्रोसेस ऑफ मैक्सिमाइजिंग द नंबर ऑफ विजिटर्स टू अ पर्टिकुलर वेबसाइट बाय इंश्योरिंग दैट द साइट अपीयर्स हाई ऑन द लिस्ट ऑफ रिजल्ट्स रिटर्न बाय अ सर्च इंजन। तो इसका मतलब यही है कि ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट पे या अपने ब्लॉग पे मैक्सिमम ट्रैफिक को इनवाइट कर सकते हो या जनरेट कर सकते हो। तो इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो अब हम समझेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम करते कैसे हैं। तो कोई भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, तो मैं आपको अपनी वेबसाइट की तरफ लेके चलता हूँ। अगर आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, तो मैं एक आपको सलाह दूंगा। अब उसके लिए आप अगर कोई भी वेब होस्टिंग सर्विस यूज़ करते हो, जैसे होस्टिंगर है, होस्टगेटर है या बिग रॉक है, आप उसमें एक प्लगइन आता है जिसका नाम है योस्ट एसईओ, जो कि आपका जो काम है बहुत ज़्यादा आसान कर देता है एसईओ के एनालिसिस की। अगर हम करें, वो एसईओ की जो आपकी कोई रिक्वायरमेंट है आपको पेश कर देता है और आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर आपको प्लगइन डाउनलोड करना है तो आप प्लगइन में जाइए। ऐसे ही मैं होस्टिंगर यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको होस्टिंगर में बता देता हूँ आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पे आप कीजिए ऐड न्यू, ऐसे सर्च प्लगइन पे आप जाइए और यहाँ पे योस्ट एसईओ टाइप कर दीजिए और यहाँ पे आप इसको फिर डाउनलोड कर सकते हो। या मेरे तो पहले ही डाउनलोडेड है, तो मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। आप ऐसे इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अब मैं चलता हूँ अपनी पोस्ट की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बेस्ट वेब होस्टिंग और इंडिया ही यूज़ करता हूँ और इसमें भी टाइम ले रहा है ये। तो आप यहाँ पे साइट पे ध्यान देखिए। तो ये यहाँ पे मैंने योस्ट एसईओ का जो प्लगइन है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हुआ है। मेरे जो ब्लॉग है उसके लिए पूरी तरह वो एक्टिवेट हुआ है। तो अगर आपको अपना एसईओ अच्छा करना है, तो ये एसईओ एनालिसिस के नीचे ये आपको पूरी तरह से बता देगा कि अगर आपको अपना एसईओ एनालिसिस अच्छे से करना है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और इस एक एक चीज़ के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एसईओ में, वो होती है कीवर्ड। तो जो कीवर्ड होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका जो ट्रैफिक होता है आपकी वेबसाइट में लेने आने के लिए एक कीवर्ड ही रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मेरा कीवर्ड है बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर इंडिया, और यहाँ पे आप देखिए बेस्ट वेब होस्ट, ये मेरा टाइटल का ही पार्ट है। मेरा कीवर्ड बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपना जो कीवर्ड है उसको अपना टाइटल ही बना दें। उससे जो आपका जो ट्रैफिक है वो आपकी वेबसाइट पे आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, अगर आप ये वाला स्टेप फॉलो करते हो। मतलब आप अपना जो फोकस की फ्रेज़ है या कीवर्ड है उसको अपना टाइटल बना दो। तो अब सवाल आता है कि आप एक अच्छा कीवर्ड कैसे ढूंढ सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि बहुत सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे, जैसे सेमरश है, आरएफ्स है, बट ये सारे पेड होते हैं। सबसे अच्छा टूल अगर आपको एसईओ करना है तो वो होता है उबर सजेस्ट। ये नील पटेल नाम की बहुत अच्छे डिजिटल मार्केटर का ही एक टूल है। यहाँ पे आप फ्री में जाके सर्च कर सकते हो कि अच्छा कीवर्ड, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिट होती है। उससे आगे आप एक दिन में उससे ज़्यादा कीवर्ड नहीं सर्च कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ढूंढना चाहते हैं बेस्ट परफ्यूम्स फॉर मैन और आप यहाँ पे इंडिया करते हैं, तो मेरा की फ्रेज़ होगा बेस्ट परफ्यूम्स फॉर मैन, और मैं ये देखना चाहता हूँ इस पर ट्रैफिक कितना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और इंडिया कहाँ है, या ये रहा इंडिया। तो मैंने इंडिया पे क्लिक किया और ये सर्च किया, तो अब ये सर्च में आ रहा है। नेट थोड़ा स्लो है तो अभी आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
ये जो कीवर्ड है इस पे जो ट्रैफिक है 49,500 है, एसईओ डिफ़िकल्टी 50 की है। एसईओ डिफ़िकल्टी का मतलब ये होता है कि आपके लिए कितना मुश्किल है अपने पेज को रैंक करना। तो अगर तो जो एसईओ डिफ़िकल्टी 1 से 35 के बीच में है, तो इसका मतलब ये है कि आपका पेज रैंक कर सकता है, लेकिन अगर उससे ऊपर है तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है किसी भी पेज को रैंक करने में। तो जैसा आपने देखा इस कीवर्ड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको एसईओ अच्छे से करना है तो आप मेक श्योर कीजिए कि जो सर्च वॉल्यूम है वो हमेशा लो हो। स्पेशली जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, जो इस्टेब्लिश्ड हैं वो तो ये रिस्क ले सकते हैं कि वो एक हाई ट्रैफिक वाले कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं, बट जो नए स्टार्टर्स हैं वो हमेशा यही कोशिश करें कि जैसे बेस्ट परफ्यूम्स फॉर मेन है तो इस पर 49,500 का ट्रैफिक है, बट अगर वो ये चाहते हैं कि वो इसी नीश को टारगेट करें तो वो ऐसा कोई कीवर्ड ढूंढें जिसमें कि ट्रैफिक कम है। तो हम नीचे चलते हैं और यहाँ पे आपको ऐसे बहुत से कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिन पे ट्रैफिक कम है बट वो सेम नीश के हैं। जैसे आप देख सकते हैं बेस्ट परफ्यूम्स 49,500 और इसका एसईओ डिफ़िकल्टी भी ज़्यादा है। बट आगे आने वाले जितने भी हैं आप देखिए तो उनमें एसईओ डिफ़िकल्टी भी कम है और ट्रैफिक वॉल्यूम भी कम है। और अगर आप इनमें से नीचे में से कोई एक चूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर आप एक बिगिनर है तो आपका जो पेज है वो जल्दी रैंक कर जाए। तो ये भी एक टेक्निक होती है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप एसईओ डिफ़िकल्टी का ध्यान रखें और सर्च वॉल्यूम का ध्यान रखें। तो इस प्रकार से आप एक अच्छा कीवर्ड चूज़ कर सकते हो। और अगर हम आगे चलें और की फ्रेज़ की जहाँ तक बात आती है तो आप हमेशा इंश्योर कीजिए कि जो की फ्रेज़ है आप वो अपना टाइटल बनाएं और जो आपका इंट्रोडक्शन है उसको उसमें भी एक या मैक्सिमम 2 बार ज़रूर मेंशन कीजिए उसमें। और अपना जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, जैसे मेटा डिस्क्रिप्शन होता है ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाला, ये सारा मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। इसमें भी आप एक आध बार ज़रूर अपना जो की फ्रेज़ है वो मेंशन करें, बट आप हमेशा ये इंश्योर कीजिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि जो की फ्रेज़ है वो ज़बरदस्ती घुसाया हुआ हो तो आपके ब्लॉग में। ऐसा लगना चाहिए कि इस जो कीवर्ड है इसकी ज़रूरत थी इसीलिए आपने उसमें ये यूज़ किया। ये चीज़ मैंने आपको एक और वीडियो में एक्सप्लेन की थी। एसईओ का वीडियो है एक नीश का, और एक और वीडियो है जिसमें मैंने आपको ये चीज़, हाँ ब्लॉगिंग वाले जो वीडियो उसमें मैंने आपको ये चीज़ सारी एक्सप्लेन की हुई है कि कीवर्ड आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। तो अगर हम एसईओ एनालिसिस के सेक्शन के अंडर चलें तो आप जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि एसईओ टाइटल विड्थ, मतलब कि जो मेरा एसईओ है वो काफ़ी छोटा है, मतलब मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए था। जैसे ये मेरा की फ्रेज़ है इसको थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो कीवर्ड है वो थोड़ा बड़ा हो, मतलब आप लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करें। लॉन्ग टेल कीवर्ड वो होता है जिसका लेंथ थोड़ा बड़ा हो, और अगर मैं वो यूज़ करता तो ये चीज़ ग्रीन में होती। अभी भी ये ठीक है, मतलब रेड में नहीं है। रेड में होता तो मतलब उसका मतलब ये होता है कि ये बिल्कुल ही ख़राब है, बट ग्रीन होता है मतलब ठीक, ये ऑरेंज होता है तो मतलब ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है। अगर ग्रीन में तो मतलब आप एसईओ टाइटल विथ आपका बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है आउटबाउंड लिंक्स। तो आप ध्यान से देखिए कि एसईओ एनालिसिस जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपको फॉलो करना है। अगर आप ये फॉलो करोगे इसका मतलब आप जितना भी आप एसईओ कर रहे हो बिल्कुल ठीक तरीके से कर रहे हो और आप उसमें कुछ गलत नहीं कर रहे हो। दूसरा है आउटबाउंड लिंक्स, मतलब वो वाले लिंक्स आपको अंदर डालने हैं जो कि आपकी वेबसाइट से आपको दूसरी किसी वेबसाइट में गाइड करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रीव्यू क्लिक करता हूँ, ये प्रीव्यू न्यू टैब करता हूँ, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि ये तो होगी मेरी वेबसाइट, बट जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं होस्टगेटर की वेबसाइट पे पहुँच जाता हूँ। तो इसको बोलते हैं आउटबाउंड लिंक। तो अगर आपकी ब्लॉग में ऐसा कोई लिंक है तो बहुत अच्छी बात है, और ये एसईओ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दूसरा इंटरनल लिंक्स, ये वो लिंक्स होते हैं जो कि आपके ब्लॉग से, आपके एक ब्लॉग से आपकी वेबसाइट किसी दूसरी ब्लॉग में आपको गाइड करें, उसको वो इंटरनल लिंक बोलते हैं। मतलब आउटबाउंड लिंक का बिल्कुल ऑपोजिट। ये की फ्रेज़ इन इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया ये होना चाहिए। फिर की फ्रेज़ की डेंसिटी, तो आपके आर्टिकल की लेंथ के हिसाब से आपको की फ्रेज़ जो होता है वो एक पर्टिकुलर नंबर होता है जिसको आपको यूज़ करना है। जैसे अगर आपका जो एक आर्टिकल है वो 1500 वर्ड्स का है, मेरा ये आर्टिकल 1500 वर्ड्स का है, तो आपको एटलीस्ट 5 बार अपना जो की फ्रेज, जैसे इस आर्टिकल में मेरा है बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर इंडिया, उसको आपको 5 बार यूज़ करना है। अगर 2000 वर्ड्स है तो 8 बार,
तो जितना ज़्यादा बड़ा आपका आर्टिकल होगा उतना ही ज़्यादा आपको की फ्रेज यूज़ करना पड़ेगा। की फ्रेज की लेंथ मेरी बिल्कुल ठीक है। की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन, की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने आपको मेटा डिस्क्रिप्शन बता दिया क्या होता है। उसमें एक ना एक बार तो आपको ये चीज़ यूज़ करनी पड़ती है, अपना जो की फ्रेज होता है वो यूज़ करना पड़ता है। फिर आ गया की फ्रेज इन सब हेडिंग। तो एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको जितना भी आप आर्टिकल लिखते हो उसको सब हेडिंग्स में डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि आपने ये एक हेडिंग दे दी, जैसे मैंने वेब होस्टिंग फॉर इंडिया दे दी तो इसके आगे मुझे कोई हेडिंग नहीं देनी। आप अपना जो आर्टिकल है उसको सब हेडिंग्स में भी डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये देखिए, इसमें मैंने, ये मेरी पहले सब हेडिंग है और फिर ये दूसरी वाली है। तो आपको सब हेडिंग में इसको डिवाइड करना और मेक श्योर करना है कि आप जो की फ्रेज है वो सब हेडिंग में भी यूज़ करें अगर पॉसिबल है तो। दूसरा है इमेज, हम इमेज और एट्रीब्यूट्स पे बाद में आएंगे। हम अब पहले करते हैं टेक्स्ट लेंथ। सॉरी, टेक्स्ट लेंथ होता है, टेक्स्ट लेंथ आप यही कोशिश कीजिए, मैंने पहले ही ब्लॉगिंग वाले जो एक ब्लॉगिंग वाला सेक्शन था उसमें मैंने बताया था एटलीस्ट 1000 वर्ड्स का आप रखें अपना आर्टिकल। वैसे तो 300 वर्ड्स तक का भी सफिशिएंट होता है, बट अगर आप 1000 तक रखें तो बहुत पॉसिबल है कि आपका आर्टिकल बहुत जल्दी रैंक कर जाए और गूगल बहुत जल्दी आपके जो आर्टिकल है उसको क्रॉल कर दे और इंडेक्स करे, फिर इंडेक्स कर दे और फिर रैंक भी कर दे। फिर आता है की फ्रेज इन टाइटल। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप की फ्रेज को टाइटल में यूज़ करोगे तो अच्छा, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। सॉरी, ठीक है। और अभी आते हैं हम इमेज और एट्रीब्यूट्स पे। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, अभी आते हैं हम इमेज और एट्रीब्यूट्स पे। तो इमेज और एट्रीब्यूट्स क्या होता है तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे बैक पे आता हूँ और ये डॉग वाले पे आता हूँ। तो अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो, आपको वहाँ पे इमेज लगानी है कोई भी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे इमेज पे जाओगे। तो आप करेंगे, आप मीडिया लाइब्रेरी जो कि मतलब पहले ही स्टोर्ड है, तो आप यहाँ पे क्लिक करो। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑल्ट टेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है इस इमेज के बारे में कि ये क्या है। ये स्किन केयर, जैसे ये वाला जो प्रोडक्ट है ये बियर्ड ग्रोथ के लिए है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे बियर्ड ग्रोथ, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये होता है इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट, तो इसको इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट बोलते हैं। आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ये इमेज आ गया, तो इसको इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो ये भी करना बहुत ज़रूरी होता है एक एसईओ टेक्निक के लिए। लीव करते हैं इसको, ठीक है। तो अब हमारा जितना भी मैंने आपको ये बताया यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, जितना भी मैंने आपको एसईओ एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, इससे हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ। मतलब कि वो वाला एसईओ जो कि हम इस पेज पे करेंगे, इस पेज पे ही करेंगे। बट एक और चीज़ है जो कि आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है गूगल सर्च कंसोल। तो ये एक ऐसी साइट है जिस पे कि अगर आप अपना लिंक है या अपना जो अगर आप अपना जो लिंक है अगर वो गूगल सर्च कंसोल में दें तो गूगल बहुत जल्दी आपके पेज को क्रॉल भी कर देता है और इंडेक्स भी कर देता है। तो ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि क्रॉल और इंडेक्स होता क्या है। तो पहले हम जाएंगे गूगल सर्च कंसोल पे। आप यहाँ पे आ गए। इस अकाउंट को कैसे एक्टिवेट करना है ये आप किसी भी यूट्यूब वीडियो में देख सकते हैं। गूगल सर्च कंसोल को अपने जो ब्लॉग है या वेबसाइट है उसको कैसे उसके साथ लिंक करें, ये आप बहुत आसानी से वहाँ पे देख सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मेरे ब्लॉग, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आपको अपना कोई भी, जैसे आपका लिंक है, ये आपका वेबसाइट का लिंक है, तो आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे इसको ऐसे आपको उसका परफॉर्मेंस चेक करना है। तो आप यहाँ पे जाइए, देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए। तो गूगल का जो एक तरीका होता है आपके पेज को या ब्लॉग को या वेबसाइट को ढूंढने का, उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है क्रॉल।
इसका मतलब ये होता है कि जो गूगल है उसने आपके पेज को देख लिया है। दूसरा होता है इंडेक्स्ड, मतलब अगर आपका पेज इंडेक्स्ड हो गया मतलब आपका पेज रैंकेबल है, वो गूगल की जो सर्च रिजल्ट्स है उस पर वो शो हो सकता है। तो ये दो बेसिक प्रोसेसेस होती हैं जिसको कि आपको यूज़ करके अपने पेज को रैंक करना होता है। तो आप वो कैसे कर सकते हो? सबसे पहली चीज़ होती है कि आपका अगर कोई भी साइट मैप है, जैसे आप यहाँ पे जाइए होस्टिंग, जैसे मेरा होस्टिंगर है बिग रॉक वगैरह का, तो मुझे पता नहीं, मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपको अपने पेज को रैंक कराना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है साइट मैप। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एक साइट मैप को आप कैसे सबमिट कर सकते हो गूगल सर्च कंसोल में। तो यहाँ पे आप योस्ट एसईओ पे जाइए, जनरल में जाइए, ओहो फीचर्स में जाइए, और यहाँ से जाके आप जाइए एक्सएमएल साइट मैप्स, और आप यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कीजिए, सीधा एक्सएमएल साइट मैप। तो हमारा साइट मैप ये है, ऊपर वाला, ये वाला। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी कीजिए और फिर इसको सर्च कंसोल पे जाइए, यहाँ पे साइट मैप्स, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ऐसे पेस्ट कर दिया आपने और सबमिट कर दीजिए। ठीक है, तो ये सबमिट हो गया। तो मेरा तो पहले से ही इनको मिल गया है, इसीलिए इसलिए पहले से ही मेरा शो हो रहा है और ये सक्सेस भी है, मतलब इनको मेरा जो साइट मैप है वो मिल गया है। तो इस प्रकार से आप जो अपना साइट मैप है वो सबमिट कर सकते हैं और गूगल आपका जो वेबसाइट है वो उसको ढूंढ लेता है। जब भी आप कोई भी नया जो पेज है या ब्लॉग है आप डालते हो उसमें गूगल में पब्लिश करते हो, तो प्लीज़ हमेशा ही अपना साइट मैप ज़रूर यहाँ पे सबमिट कीजिए। तो उससे क्या होता है कि गूगल फिर से आपका जो साइट मैप है उसको स्टडी करता है और फिर आपके उस पेज को भी बहुत जल्दी रैंक कर देता है। और अगर आपको कोई परफॉर्मेंस चेक करना है अपने ब्लॉग का, तो आप उसको यहाँ पे टाइप कीजिए, तो पूरे परफॉर्मेंस आपका जो ब्लॉग होगा उसका आ जाएगा। बिल्कुल, तो इस प्रकार से आप यूआरएल इंस्पेक्शन कीजिए, ये करिए ऐसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआरएल मेरा गूगल पे है, पेज भी क्रॉल हो गया है, सबमिट हो गया और इंडेक्स भी है। और यहाँ पे आपको वेरियस प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी मेरे पेज की, मोबाइल के लिए बिल्कुल सही है। साइट लिंक्स में भी मेरा जो ब्लॉग है वो ढूंढ लिया गया है। तो ऐसे करके आप गूगल सर्च कंसोल का यूज़ करके अपने पेज को बहुत जल्दी रैंक करवा सकते हो। और प्लीज़ ज़रूर जब भी आप एफिलिएट मार्केटिंग करना शुरू कीजिए तो कोई भी अगर आप आर्टिकल या वेबसाइट बनाते हो उसको गूगल सर्च कंसोल पे ज़रूर आप सबमिट कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप। तो गाइस, जैसे अब हम लोगों ने बात की ऑन पेज एसईओ की, तो ऑन पेज एसईओ इसमें मैंने आपको पहले बताया कि जो हम किसी ब्लॉग पे करते हैं या किसी पेज पे करते हैं, तो इनबाउंड लिंक्स, आउटबाउंड लिंक्स, उसकी पैराग्राफ की लेंथ वगैरह सब वो आती है ऑन पेज एसईओ में। अब हम आएंगे ऑफ पेज एसईओ में, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो होता है लिंक बिल्डिंग। तो जैसा कि आप इस वेबसाइट पे देख सकते हो कि लिंक बिल्डिंग इज़ द एसईओ प्रैक्टिस ऑफ ऑब्टेनिंग लिंक्स फ्रॉम एक्सटर्नल वेबसाइट्स टू योर ओन। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वेबसाइट का लिंक है वो किसी और के ब्लॉग में होगा, जब कोई वहाँ पे आएगा उसको क्लिक करेगा तो वो सीधे आपकी वेबसाइट में आएगा। इसको बोलते हैं लिंक बिल्डिंग, और इसको बैकलिंक्स जनरेट करना भी बोलते हैं। तो अगर आपकी जो ब्लॉग है वेबसाइट है उसमें बैकलिंक्स हैं तो आपका रैंक होना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू वो जिनके पास ये टेक्निक नहीं है। तो अब बात आती है कि आप एक अच्छे बैकलिंक्स जनरेट कैसे कर सकते हो। तो उसका सबसे पहला और अच्छा तरीका ये है कि आप अपने जो सिमिलर, अगर आप मोबाइल फ़ोन्स सेल करना चाहते हो एज एन एफिलिएट मार्केटर, तो आप किसी ऐसे एफिलिएट मार्केटर से बात कीजिए जो कि इस सेम फील्ड में, आप उसको ईमेल कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं अगर वो अपना फ़ोन नंबर आपको दे दें। दूसरा होता है कि आप एक प्रोफाइल बनाइए सोशल मीडिया पे और अपना लिंक वहाँ पे डाल दीजिए। तो उससे ये होता है कि उस जो लिंक होता है उस पर ट्रैफिक ज़्यादा आ जाता है। ये तो अभी कहीं प्रूवा नहीं है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग करने से आपके जो गूगल रैंक है उस पर कोई फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो पेज है वो रैंक भी कर सकता है गूगल पे। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसी टेक्निक्स का यूज़ ना करें जिससे कि आपका पेज या ब्लॉग पूरी तरह से बंद हो जाए। ऐसी टेक्निक्स को बोलते हैं ब्लैक हैट एसईओ।
मतलब आप बहुत से आपको यहाँ पे साइट्स मिल जाएंगी ऑनलाइन भी जो बोलेंगे कि हम आपको बैकलिंक्स जनरेट करके देते हैं, बट इन रियलिटी होता क्या है कि वो एकदम फर्जी होते हैं। और जब आप उनके बैकलिंक्स यूज़ करते हो, गूगल को पता लगता है, तो आपका जो पेज होता है वो सीधा ही वो आपका पेज को सीधा ही कैंसिल कर देते हैं। मतलब गूगल रैंक होना तो छोड़िए, वो उसको क्रॉल भी नहीं होने देते। तो आपको ऐसी टेक्निक्स को यूज़ करने से बचना है। और ये भी ध्यान रखें कि आप स्पैमिंग जैसी टेक्निक्स भी यूज़ ना करें, क्योंकि ये भी गूगल के रूल्स कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा सख्त हुए हैं। और गूगल को ये चीज़ बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं है कि आप किसी एक तो या ब्लैक हैट एसईओ करें या फिर स्पैमिंग करें। ये चीज़ें गूगल को बिल्कुल नहीं पसंद। बैकलिंक के बारे में मैं एक अलग वीडियो ही बनाऊंगा और अपने ऐप में डालूंगा। और तो गाइस इतना ही था हमारे इस एसईओ के लेक्चर के बारे में। मैंने आपको ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ दोनों के बारे में बता दिया है। बैकलिंक्स के बारे में एक अलग वीडियो ही बनाऊंगा। बट और हाँ, एक और चीज़ आप ध्यान रखें कि आपका जो पेज की स्पीड है वो भी लोडिंग में पूरी तरह तेज़ हो। ऐसे ना हो कि आपका जो पेज है वो बहुत ज़्यादा स्लोली लोड हो। अगर ऐसा है तो कोई भी अगर आपका कस्टमर या ट्रैफिक आप पे आता है और आपका पेज बहुत ज़्यादा स्लोली लोड हो रहा है, तो लोग आपके पेज को ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे और इससे भी आपकी जो रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा लो होगी। सो ऑलवेज़ मेक श्योर कि आपके जो पेज की लोड होने की स्पीड है वो भी तेज़ी के साथ आ रही है। इसके बारे में भी मैं जो बैकलिंक की वीडियो होगी उसमें आपको बताऊँगा। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। और प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। थैंक यू।